घटनाचक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइस हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पे इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पठन पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएं इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, यानी एक खंड हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश अद्यतन तथ्यसार। उत्तर प्रदेश अद्यतन तथ्यसार के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। यानी अगला जो आप इंडेक्स में देख पा रहे होंगे अनुक्रमणिका, उसको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए, और बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न के रूप में एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला पर्यटन सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाएगा। देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट, उत्तर प्रदेश में जिला पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाएगा। कितने जिलों में, प्रश्न ये होगा, कितने जिलों में? 75 जिलों में। उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75 जिले। तो यानी पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले मंडलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता होना चाहिए 18 मंडल है। 75 जिले हैं और 18 मंडल में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे वही पॉइंट हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। करंट अफेयर बेस्ड तथ्यसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 आपके समक्ष आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे आ चुकी है। ये सारे पॉइंट आपके करंट अफेयर बेस्ड हैं। उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक स्थित है। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे आगरा में। उसके बाद थारू जनजाति, देखिए चर्चा में चल रही थी गाइस, थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहाँ? बलरामपुर जिले के इमलिया कॉरिडोर में। कहाँ पे? बलरामपुर जिले के इमलिया कॉरिडोर में बनाया जा रहा है थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय। ये थारू जनजाति वही है गाइस जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में सेलिब्रेट करती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसी जनजाति के संदर्भ में एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि भाई थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर जिला आप लोग एटलीस्ट ध्यान रखें। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 नए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना भी की जा रही है। जनजातीय संग्रहालय, थारू जनजाति तो बना दिया गया बलरामपुर में, लेकिन 3 नए जनजातीय आप देख पाएंगे संग्रहालयों की भी स्थापना की जा रही है। कहाँ? एक लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है जी, लखीमपुर खीरी और सोनभद्र और लखनऊ। क्लियर है जी यहाँ तक? उसके बाद उत्तर प्रदेश में नए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? मेरठ और गोरखपुर में। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में संत रविदास संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? वाराणसी में की जाएगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बाल संग्रहालय की स्थापना कन्नौज। सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं, तथ्य के आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक एक पॉइंट आप लोग इसको समझते चलें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में नए प्राकृतिक विज्ञान की बात की जाए तो हस्तिनापुर, गोरखपुर। जनजातीय संग्रहालय की बात की जाए तो 3 जगह, लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। ठीक है, उसके बाद बाल संग्रहालय की बात करें तो कन्नौज, संत रविदास संग्रहालय की बात करें तो वाराणसी। ठीक है, कैसे याद करेंगे? यही फाइट होती है कई बार, है ना। संत रविदास एक कहीं ना कहीं आध्यात्मिक नाम लगता है, और भारत यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आध्यात्मिक राजधानी के रूप में वाराणसी सामने आ रहा है। ठीक है, आप लोग काशी विश्वनाथ देखते हैं, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में अवस्थित है। तो ऐसे कनेक्ट करके यू गैस कैन रिमेंबर। बाल संग्रहालय की स्थापना कन्नौज, कैसे भी आप लोग कनेक्ट करें ताकि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीबी मरीजों का प्रति माह पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए? 500 रुपए। 500 रुपए का प्रति माह भत्ता मिलेगा जो टीबी मरीज हैं, यानी जिनको टीबी की शिकायत है। तो यहाँ ध्यान रखें, 500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अप्रैल 2022 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट
अयोध्या के प्रथम चरण के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रय की गई 317.855 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। तो कहाँ हस्तांतरित कर दी गई है, माफी चाहते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को। एक सेकंड गाइस, ठीक है जी, किसको हस्तांतरित कर दी गई है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ये हस्तांतरित कर दी गई है अप्रैल 2022। बिल्कुल रिसेंट का पॉइंट है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के प्रथम चरण के विकास के लिए ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ये कहीं ना कहीं सौंपी गई है, इसको हस्तांतरित की गई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 16 अप्रैल 2022 को प्रयागराज की 10 वर्षीय प्रतिभाशाली धाविका ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भेंट की है और उस धाविका का नाम आपसे पूछा जाएगा। कितने वर्षीय हैं, 10 वर्षीय हैं। तो अपने आप में एक नया कारनामा है, नाम ध्यान रखेंगे, काजल निषाद। ठीक है जी, काजल निषाद हैं, 10 वर्षीय प्रतिभाशाली धाविका हैं। ठीक है जी, डेट भले ही भूल जाएं, 10 वर्षीय हैं, योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है, नाम बताइए क्या है, काजल निषाद। ठीक है, उसके बाद 19 अप्रैल, ये जो डेट है आपके रेफरेंस के लिए कि हाँ इस डेट के आसपास ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन डेट याद रखना इस पॉइंट पे इतना आवश्यक नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखिए 10 वर्षीय, कहाँ की है, प्रयागराज की है ना, क्या नाम है, काजल निषाद। इतने पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट होंगे। फिर देखिए 19 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन हेतु हेलीपोर्ट का निर्माण यानी पीपीपी मोड के तहत निजी निवेशकों से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कहाँ निर्णय लिया गया है, ये आपके सामने प्रश्न है। मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए, हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीपी मोड पे करवाया जाएगा। कहाँ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज। आगरा, मथुरा और प्रयागराज 3 जगह होगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ नहीं किया जा रहा, मतलब कहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है। तो कहाँ करवाया जा रहा है वो आप लोग देखें, और जहाँ नहीं होगा ऑप्शन यानी विकल्प के अनुसार हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। कहां से, श्रावस्ती जिले से। बस्ता टांगो स्कूल चलो, श्रावस्ती, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। स्कूल चलो भाई, स्कूल चलो अभियान कहां से शुरू किया गया है, श्रावस्ती से। ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो कई सारे आगे आपके सामने तथ्यात्मक पॉइंट आएंगे, उसको आप लोग याद रख पाएंगे। वही चाहिए है कि नहीं है। आइए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको हम लोग NCDC के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली की शाखा स्थापित की जाएगी। कहाँ पे, लखनऊ जिले की सरोजनी नगर तहसील में स्थित है जेती खेड़ा गांव। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि भीमबेटका की गुफा कहाँ अवस्थित है, छूटते ही आंसर आता है भोपाल, छूटते आंसर आता है मध्य प्रदेश, लेकिन दोनों ऑप्शन में है ही नहीं। क्या है, रायसेन। यानी अगर हम लोग बात करें एमपी के भोपाल में भोपाल के रायसेन क्षेत्र में है। ठीक है, और ये ऑप्शन में आ रहा है। मैंने क्या लिखा है, भीमबेटका की गुफा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रश्न का नेचर क्या हो सकता है। भीमबेटका की गुफा के बारे में आपसे पूछा गया और ये पीसीएस में परीक्षा में प्रश्न ये आया था सामने कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है। पहला ऑप्शन एमपी ही है, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये क्या है, रायसेन क्षेत्र। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखें जेती खेड़ा गांव। ठीक है जी, क्या स्थापित किया जा रहा है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नई दिल्ली की एक शाखा है जो यहाँ पे स्थापित हो रही है, लखनऊ जिले के अंतर्गत है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें, 23 अप्रैल 2022 को दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र पुणे की पुस्तक है नारीत्व की भारतीय अवधारणा, इसका लोकार्पण किया है किसने, योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है जी, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी स्थित मंदिर से अवैध रूप से ले जाई गई 10वीं शताब्दी की पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति भारत वापस लाई गई है। कहाँ से, लंदन या इंग्लैंड से आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बकरी की है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी 10वीं शताब्दी की पत्थर की है, बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति है और ये उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी स्थित मंदिर से अवैध रूप से ले जाई गई थी
और अब ये फाइनली वापस लाई गई है लंदन से, यानी इंग्लैंड से लाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। आइए अब नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है इसके अंतर्गत उसको समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो भी कार्यक्रम हैं, परियोजनाएं हैं, अभियान हैं, समझौते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी फैक्चुअल प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी अगर यूपी की परीक्षा है तो यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो अब जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी आप लोग बुकलेट में देख सकते हैं, जिसमें बहुत विस्तार से दिया गया है ना। तो जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की बात करें 2022 की, कार्यक्रम क्या हुआ है, परियोजनाएं क्या हैं, अभियान कौन से हैं, समझौते कौन से हैं, ये आपका एक मेन हेडलाइन है और इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022 के संदर्भ में 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करने हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली वर्ष, सोचिए क्या है, 2006। तो वर्ष 2006 के अनुसार लेखपाल की कहीं ना कहीं उसमें नियुक्ति हो रही है, ये सारी चीज़ें उसमें वर्णन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली वर्ष 2022 के प्रख्यापन के लिए यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई है। तो इसमें होगा क्या कि उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो पदक विजेता हैं, उनके खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे भर्ती हो सकेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के 9 सरकारी विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। 9 सरकारी विभाग हैं जिसमें 24 राजपत्रित पद होंगे, यानी 24 ऑफिशियली पोस्ट हैं, पद हैं, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए, भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय, भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय, यानी यहाँ पे जरा समझें कि 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय को भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने हेतु 6 फरवरी 2022 को, बस डेट रेफरेंस के लिए, को प्रख्यापित भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश 2021 के प्रतिस्थानीय विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या होगा, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा कि लखनऊ, ये भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप लोग आंसर करेंगे लखनऊ। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि अब इसके संदर्भ में जो अध्यादेश आया है वो भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश वर्ष 2021, ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प, इसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प है ना, देखिए अप्रैल 2022 में की गई घोषणा के अनुसार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालयों, पुस्तकालय हो गए, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं हैं, कला कक्षाएं हैं और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन सभी का कायाकल्प परिवर्तित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें कि मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, इसके ऊपर बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने बात करी मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ, देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे मेरठ की बात हो रही है, मेरठ जिले के सरदना में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। मेरठ में पहला विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद के नाम से यह स्थापित किया गया है। ये प्रश्न के रूप में सामने आ सकता है। उसी के बाद बात करें 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत राशि से इस खेल विश्वविद्यालय का निर्माण 91.38 क्षेत्र में किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें, मेरठ जो कि खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश के विशेष में
अधिकांश प्रश्न ये आता है कि खेल के सामान के लिए कौन सा लोकेशन प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए मेरठ, और यहीं पे खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय। क्लियर है? आइए अब इसमें जरा समझें कि इस विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी का मैदान और फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी हो गया, इन सब का मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट और जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम यानी स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रम सहित अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे की सुविधाएं दी जाएगी। आप समझिए कि ये आपका पूरा ग्राउंड है, इसमें ये सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर हैं, ऐसा नहीं है कि हॉकी का ही स्टेडियम है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे हॉकी का तो है ही है, यानी सिंथेटिक हॉकी का मैदान तो बनाया गया है, फुटबॉल भी है, साइकिलिंग भी है, रनिंग भी है। आप देख पाएंगे सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम बनाया गया है। आपने देखा होगा रेड कलर का टर्फ ग्राउंड होता है जिसमें रनिंग करने में आसानी होती है, कहीं ना कहीं वही इसके अंतर्गत सारी सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। उसके बाद निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, तीरंदाजी, कैनोनिंग और काइकिंग, ये सारे यहाँ पे सुविधाएं भी इसके अंतर्गत दी जाएंगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि विश्वविद्यालय में 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। यानी 540 जो फीमेल प्लेयर हैं और 540 जो मेल प्लेयर हैं उनको कहना कि प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। चलिए अब देखें कानपुर मेट्रो का शुभ आरंभ। अब इसके संदर्भ में आप क्या क्या पॉइंट ध्यान रखें कि 28 दिसंबर 2021 डेट आपके रेफरेंस के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन कर दिया है। कानपुर मेट्रो का प्रथम गलियारा यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है और कानपुर मेट्रो के इस खंड में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कानपुर मेट्रो का परिचालन कहां से कहां तक किया जाएगा। आपको बता दें जब हमसफर नामक ट्रेन चलाई गई तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि हमसफर ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी। तो कहां से कहां तक, अब आप लोग जान रहे होंगे, आनंद विहार से लेकर इलाहाबाद तक चल रही है हमसफर। ठीक है, उसी तरीके से कानपुर मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी, आईआईटी कानपुर से मोती झील तक ये चलेगी, मेट्रो रेल का परिचालन होगा। ये पॉइंट यहां पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें, और इस खंड ये जो खंड है 9 किलोमीटर लंबा होगा। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें कानपुर मेट्रो के संदर्भ में, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे, 9 मेट्रो स्टेशन। ठीक है, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई जो है 32.4 किलोमीटर की है और जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत है। कितना किलोमीटर गाइस, 13 किलोमीटर रास्ता जो है वो अंडरग्राउंड बनाया गया है। ये कुछ फैक्चुअल आंकड़े हैं जहां से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए परीक्षा में आने के बाद नहीं पढ़ेंगे आप लोग, पहले आपको पढ़ के चलना है कि नहीं है। परीक्षा में आने के बाद तो सभी तैयारी करते हैं, पहले से आपको तैयार होना है कि अगर यहाँ से कोई पॉइंट जनरेट किया जाता है तो आपके पास उसका आंसर हो। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट टाइम पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया कि डिंग एक्सप्रेस किसका निक नेम है ना। तो आप जानते हैं हिमा दास जो कि एक एथलीट हैं, रनर हैं, उनका नाम डिंग एक्सप्रेस निक नेम नाम से जाना जाता है। ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था और अन्य वनडे एग्जाम में तमाम प्रश्न यहाँ से देखने को आते हैं। आइए अगर बात करें यहाँ पे प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की जा रही है 6 शहरों में। अगर बात करें पेट परीक्षा तो 6 लाइट हाउस की स्थापना की गई थी भारत में, है ना, जिसमें दक्षिण भारत का एक रीजन और मध्य भारत की जो बेल्ट है वहां पे टोटल मिला के 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की स्थापना की गई। ठीक है, 2021 जनवरी में। उसके बाद पेट की परीक्षा में प्रश्न क्या आया कि किस राज्य में नहीं की गई है, तो 6 शहरों में की गई है उत्तर प्रदेश के लाइट मेट्रो रेल सेवा। अब यहां पे प्रश्न संभावित है कहां नहीं की गई है, ध्यान रखें प्रदेश के 6 शहरों में वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी, प्रयागराज में लाइट मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाने की योजना यहाँ पे सामने आ गई है। उसके बाद 1 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चरण फर्स्ट का अनुमोदन
कर दिया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए उसके बाद गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित भी है। मुख्यमंत्री ने 6 माह के भीतर ही गोरखपुर लाइट मेट्रो परियोजना का काम शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो यानी 6 शहरों के अंतर्गत है लाइट मेट्रो परियोजना। यहाँ पे आपको क्षेत्र ध्यान रखने हैं, कहाँ पे है, कैसे है। कैसे याद रखेंगे, एक डायग्राम आप अपने नोटबुक में जरूर बनाइए और वहाँ पे उनको हाईलाइट कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज में देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है गाइस, आपको ध्यान रखना है, वो है लखनऊ। ठीक है, वहीं पे अगर प्रश्न आ जाए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो आपको आंसर लगाना है प्रयागराज। ठीक है जी, क्या है, प्रयागराज। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इलाहाबाद के नाम से आप लोग जानते हैं। तो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कानून से संबंधित है, न्याय से संबंधित है, तो यहाँ पे बनाया गया है। 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है, प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया है। प्रश्न क्या होगा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रयागराज। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक का मामला। उसके बाद देखिए, अब ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट है। 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है और इस विधि विश्वविद्यालय के कुल अधिपति जो होंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। अभी कुछ समय पहले ही उनका चयन हुआ है, तो नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कहीं से भी वर्कआउट करना पड़े, डू इट, करिएगा इसको, है ना। आइए अगला देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखे जाने की घोषणा करी है। ठीक है जी, आइए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर हमने पहले सेशन में समझा था, जो पहले दिन की क्लास थी आपने देखा था उसमें, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में हमने देखा था गीडा, सीडा, ईडा, लीडा, यानी ये सारे पॉइंट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संदर्भ में था। वहीं पे औद्योगिक क्लस्टर के संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। प्रश्न क्या हो सकता है कि औद्योगिक क्लस्टर उत्तर प्रदेश में कितने औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है, तो 2। कहां, आगरा और प्रयागराज। क्लियर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में 2 एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास की अनुमति देने का आग्रह भी इसमें किया था। अब देखें जरा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी के पास जो है, आगरा में एक्सप्रेसवे के पास इन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टरों की विकसित करने की बात सामने यहाँ पे है। ठीक है जी, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं वो देखें कि 14 सितंबर 2021, डेट याद नहीं रखनी है, बस आपके रेफरेंस के लिए 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया है। कहाँ किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, अलीगढ़। ठीक है जी, अलीगढ़, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, अलीगढ़। और एक प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये भी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सो दैट वी कैन सी कि कौन जल्द से जल्द कमेंट कर रहा है, अपने आंसर को बता रहा है। ठीक है, इन सभी कक्षाओं की पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने ईमेल आईडी को ड्रॉप करना नहीं भूलिएगा। आपको पीडीएफ इस सेशन की मिल जाएगी, यानी जो आपने देखा है, जो हमने आपको पहले दिन बुकलेट दिखाई थी उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022, उसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहां स्थापित किया जा रहा है, अलीगढ़। क्लियर है यहां तक। आइए अब देखें जरा इसमें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस
जिले के मुरसान रियासत के जाट शासक थे ये। ठीक है जी, यहाँ पे ये आप हिस्टोरिकल मामला ध्यान रख सकते हैं। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो अलीगढ़ की कोल तहसील के गांव लोड़ा और गांव मुसेपुर करीम जलौनी में 92 एकड़ से अधिक जमीन पर इसका किया जाएगा निर्माण। ठीक है, उसके बाद इस विश्वविद्यालय से अलीगढ़ प्रखंड के 395 कॉलेज संबंध होंगे। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। आइए नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की बात करें तो 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के गोरखपुर जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। देखिए, प्रथम आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कहां बनाया जा रहा है, प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है जी, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये सभी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है कि जितने भी भारतीय आयुर्वेद हैं, योग, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी चिकित्सा है या सिद्ध होम्योपैथी में अध्यापन तथा अनुसंधान है, ये सब कहीं ना कहीं इनको स्थापना करने का उद्देश्य है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। लगभग 299 करोड़ रुपए की लागत से 92 एकड़ क्षेत्र में निर्माण इसका अधीन है और विश्वविद्यालय को मार्च 2023 तक संचालित करने की भी योजना सामने आ गई है। और इसी दिन राष्ट्रपति ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। गोरखपुर है, ध्यान रखिएगा लोकेशन। ठीक है, उसके साथ यह विश्वविद्यालय गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय समिति गोरखनाथ मंदिर द्वारा संचालित भी किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपके पास वो है रसिन बांध परियोजना। रसिन बांध परियोजना चर्चा में है गाइस, और यहां से प्रश्न आपके सामने आ सकता है। देखिए कहां पे है रसिन बांध परियोजना। 10 मार्च 2021 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद, कौन सा जनपद, चित्रकूट, ये ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट में बाढ़ गंगा नदी पर निर्मित रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया है। कौन सी नदी पर, यहां पे आपके लिए प्रश्न है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, एक बार फिर से देखिए। रसिन बांध परियोजना, देखिए क्या है, रसिन बांध परियोजना कहां है गाइस, तो कहां है, चित्रकूट में। ठीक है, कौन सी नदी पर, बाढ़ गंगा नदी पर चित्रकूट में रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया गया है। तो यहां से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, फिर देखिए वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ रसिन बांध परियोजना सरकारों की उपेक्षा के चलते वर्ष 2019-20 में यह मामला पूरा हुआ था और फाइनली इसका लोकार्पण कर दिया गया है। तो जो मैंने ब्लॉग बनाए हैं ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद इस परियोजना से 17 गांवों के लगभग 3635 किसान लाभान्वित होंगे और उल्लेखनीय है कि यह परियोजना मूलतः चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना नाम से शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में बांध पर नवीन बोर्ड में अब इसका नाम रसिन बांध परियोजना कर दिया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपके लिए आता है, वो क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका पहले नाम क्या रखा गया था, रसिन बांध परियोजना का चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना, पूरा नाम ये था, लेकिन वर्तमान में क्या है, रसिन बांध परियोजना इसका नाम कर दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड। देखिए फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की बात हो रही है, आपसे पूछा जा सकता है कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया है, तो आंकड़ा ध्यान रखेंगे 16 अंकों का। कितने अंकों का गाइस, 16 अंकों का यूनिकोड इसमें जारी करने की बात सामने है। ठीक है, उसके बाद इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना, लोगों को धोखेबाजों के जाल में से फंसने से बचाना। यानी एक यूनिकोड जारी हो जाएगा तो कोई भी किसी को चीट नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग सुनते हैं जो लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक जैसे भूमि का अगर स्थानांतरण करना है ना, तो दाखिल खारिज एक शब्द आपके सामने आता है, दाखिल खारिज। देखिए एक शब्द आता है दाखिल खारिज,
है ना, ये सब फर्जीवाड़ा जो होता था ये ना हो, इसके लिए इसमें 45 दिनों का प्रावधान कर दिया गया है कि भाई 45 दिन में आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि ये जेन्युइन है या फर्जी है। उसके बिहाफ पे नाम को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी योजना है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो लैंड होल्डिंग यूनिकोड 16 अंकों के साथ यहाँ पे जारी हो जाएगा ताकि भूमि विवाद से संबंधित कोई मामला हो उसको बचाया जा सके। देखिए इस प्रणाली के तहत क्या होगा, भूमि की यूनिकोड संख्या 16 अंकों वाली होगी, जिसमें पहले 6 अंक जो हैं भूमि की जनसंख्या यानी आबादी के आधार पर होगी, और अगले 4 अंक जो हैं वो भूमि की विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेंगे। 16 अंकों में जो पहले 6 अंक हैं वो भूमि की जनसंख्या, और अगले 4 अंक जो हैं वो भूमि की विशिष्ट पहचान। 6 4 10 हो गए। फिर 11 से 14 तक के जो अंक हैं वो भूमि के विभाजन की संख्या को निर्धारित करेंगे। क्लियर है जी यहां तक? अच्छा, अब जो अंतिम के 2 अंक हैं यानी जो 15 और 16 बचे, अंतिम के 2 अंक जो हैं वो श्रेणी के संबंध में विवरण होगा कि जिसके माध्यम से जो कृषि है, आवासीय है या वाणिज्य भूमि है, इनकी पहचान की जा सकेगी। जैसे आप किसी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल को देखते हैं तो उनके यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बैच होता है ना, एक उनका नाम लिखा होता है और नीचे उनके बैच का नंबर लिखा होता है कि अगर 2016 की भर्ती के हैं या 2014-13 की भर्ती के हैं, इस तरीके से तो हम पहचान जाते हैं देख के कि भाई ये इस भर्ती के चयनित हुए कैंडिडेट रहे हैं। उसी तरीके से इनके लास्ट के 2 अंक देख लेंगे कि भैया कृषि है, आवासीय है या वाणिज्य भूमि है, वहां से पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब यह यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। कौन से विभाग के द्वारा? ध्यान रखेंगे, राजस्व विभाग। ठीक है, ये सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए जारी होगा। यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, सभी प्रकार की भूमि के लिए ये यहां पे जारी रहेगा। यह लैंड होल्डिंग यूनिकोड जो है भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। कोई भी मामला फर्जीवाड़ा अगर आता है किसी भी भूमि से संबंधित तो उसको आसानी से हम लोग जांच सकते हैं, परख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो भी सम्मेलन और आयोजन है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं जो आप बुक लिए हैं, नहीं लिए हैं तो परचेस कर लीजिएगा अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से, और वहां पे जो जो इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे हम लोग उसी क्रम में हम लोग कक्षा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पे हमने पहले देखा उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, फिर उसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश में तथ्यसार, उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 24 अप्रैल की डेट याद रखनी है। 24 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री हमारे आप जान रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जालौन जिले में स्थित ग्राम एरी रामपुरा की ग्राम सभा की बैठक में ये शामिल हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, और इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी जो हैं जालौन जिले में ग्राम एरी है रामपुरा की ग्राम सभा की बैठक में शामिल हुए हैं। ग्राम सभा क्या होता है ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, लेखपाल वाले जो सेशन चल रहा है उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जानना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर से एक बार उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। देखिए इस अवसर पर उन्होंने 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर व प्रशिक्षण केंद्र और 39,000 तकनीकी उपकरणों से युक्त पंचायत सचिवालयों और 2,000 सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायतों में स्थापित 7,10,000 LED लाइटों का डिजिटलीकरण लोकार्पण इसके अंतर्गत किया है। यानी ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मुहैया कराई जाएंगी। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये 2022 के अवसर पर जिला पंचायत जालौन मिर्जापुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न सामने आ जाता है। देखिए वो क्या है, देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पे क्या हुआ है कि जिला कौन कौन सा जिला है, जिला पंचायत आप देखेंगे यहाँ पे जालौन, उसके बाद मिर्जापुर, इनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाएगा। यानी 2 जिले आपके सामने आ जाते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला देखिए 3 क्षेत्र पंचायतों और 20 ग्राम सभाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार सिद्धार्थनगर जिले को हसुंदी औसानपुर ग्राम सभा को दिया जाएगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपके सामने और आ जाता है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव
ग्राम सभा पुरस्कार किसको मिला है? सिंपल सा प्रश्न होगा, तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर जिले को मिला है। सिद्धार्थनगर जिले की हसुंदी औसानपुर ग्राम सभा को ये दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ग्राम पंचायत एरी रामपुरा को बाल मैत्रिक ग्राम पंचायत पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि किस क्षेत्र को किस संदर्भ में पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें, हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें तो 12 से 13 मार्च 2022 तक 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कौन से नंबर का आयोजन? 73वें। तो एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इस सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में यह अधिवेशन हो चुका है, इसका आयोजन हो चुका है। और यहाँ अंतिम बार आयोजन जो हुआ था 1994 का अधिवेशन यहाँ पे किया गया था। ठीक है जी, तो यानी प्रयागराज में कितनी बार हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ है? 7 बार। जैसा प्रश्न वैसा आंसर लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार हुआ है यह अधिवेशन प्रयागराज में, और अंतिम कब हुआ था? 1994। ठीक है, आइए अगला देखिए, बटेश्वर पशु मेला। बटेश्वर पशु मेला ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए नवंबर 2021 में आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का आयोजन हुआ है। बटेश्वर कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखेंगे, आगरा जिले में यमुना नदी के तट पे हम देखते हैं भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर, यहाँ पे सबसे बड़ा पशु मेला देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यह भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो यमुना और शहरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए ये जाना जाता है। क्लियर है जी? बटेश्वर किसके लिए जाना जा रहा है? 101 शिव मंदिर जो कि यमुना और शहरीपुर के तट पर अवस्थित हैं, और बटेश्वर पशु मेला यहाँ पे आयोजित हुआ है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन, यहाँ पे ध्यान दें, 17 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। क्या है? अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन। यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय, जो आपने देखा अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन, इसका विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय क्या था, थीम क्या थी? क्योंकि अभी तक जो प्रश्न आते थे आपने देखे होंगे, अधिकांशतः उनकी डेट पूछ ली, जो भी सम्मेलन हुआ कब हुआ, है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं डेट तो पूछी ही जाती है, उनके थीम भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या उसका विषय था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सम्मेलन का क्या विषय था? इस सम्मेलन का विषय था नया शहरी भारत, न्यू अर्बन इंडिया, ये इसका विषय था। तो हिंदी में भी नाम ध्यान रखें, अंग्रेजी में भी नाम ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको देवनागरी लिपि में भी लिख के दिया जा सकता है। न्यू अर्बन इंडिया इस तरीके से आपको दिया जा सकता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको देवनागरी में भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब देखें, सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयरों ने भाग लिया, जाहिर सी बात है उसी संबंधित ये सम्मेलन था। शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने हेतु 17 से 19 दिसंबर तक एक प्रदर्शनी भी इसमें आयोजित की गई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये डेट ना भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या था और ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। अगला देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, 56वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन, 56वें नंबर का पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अब देखिए 20 से 21 नवंबर 2021 को पुलिस मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 56वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, जैसे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर आप देखते हैं, सुने होगा, आईटीओ में है, वहां पे उसका दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, आईटीओ जगह का नाम है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो लखनऊ में इसका मुख्यालय, जहां पे 56वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है, तो ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखते हैं, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021।
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। देखिए जो जो पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं इनको वीडियो को बार बार आप देखेंगे, आपको मेमोराइज होता चला जाएगा, है ना, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपका कार्यक्रम यही होगा कि वीडियो को, क्लास को, अगर कोई चीज़ आपको लगता है हमने जल्दी बोल दी तो उसको रिवाइंड करके आप लोग बार बार उसको देख सकते हैं और पॉइंट को कंटेस्ट कर सकते हैं। 13 से 14 नवंबर 2021 के मध्य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में हुआ है। गाइस ध्यान रखेंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, वाराणसी। लेखपाल भर्ती में यानी यूपी ट्रिपल एससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का पहला शहर या आध्यात्मिक शहर, कुछ इस तरीके से प्रश्न था, तो वाराणसी आपका उसमें आंसर रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, इसका आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा आयोजन हुआ है? राजभाषा विभाग और होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा हुआ है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का शुभारंभ और अध्यक्षता करी। किसने अध्यक्षता करी? अमित शाह जी ने करी है। ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। जलवायु परिवर्तन, देखिए क्लाइमेट से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके लिए कहीं ना कहीं संभावित हो सकता है। 28 अक्टूबर 2021 जो डेट आ रही है, यहाँ से डेट के संदर्भ में प्रश्न कम हो सकता है। जो जो डेट इंपॉर्टेंट होंगी मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया है। और इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से ये किया जाएगा। किसके सहयोग से? उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। 2 दिवसीय था। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है जी यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इसी में इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विरासत वृक्षों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक और प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का भी विमोचन किया है। ठीक है जी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? कार्बन न्यूट्रल पर आधारित ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, जो प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किटों, जिसमें आगरा चंबल सर्किट है, वाराणसी चंद्रकांता सर्किट है और गोरखपुर सोहागी बरवा यहाँ पे सर्किट है, इसका शुभारंभ किया है। तो 3 हैं जहां पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अद्यतन तथ्यसार के संदर्भ में अगला पॉइंट आपके सामने है कि चर्चित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। चर्चित व्यक्तित्व, ठीक है जी, चर्चित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक तो अजय कुमार मिश्रा है। अब ये किस चीज को लेकर चर्चा में है, यही आप लोगों को जानना है। चर्चित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, आइए देखिए। अजय कुमार मिश्रा 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा को प्रदेश का महाअधिवक्ता नियुक्त किए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अजय कुमार मिश्रा प्रदेश के महाअधिवक्ता होंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, महाअधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका संविधान के रूप में प्रश्न, संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अजय मिश्रा जी जो हैं, ये वर्ष 1981 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत इन्होंने प्रारंभ की थी 1981 में। विगत 10 वर्षों में से सर्वोच्च न्यायालय में वकालत ये कर रहे थे। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब आप लोग उच्च न्यायालय टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यता है, ठीक है, महाधिवक्ता हैं तो उनकी बनने की क्या क्या योग्यता है, ये सारे पॉइंट आपको वहां पे भी कहीं ना कहीं रिकॉल करने होंगे, बार बार उनको रिवाइज करना होगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वर्ष 1995 में प्रदेश के सबसे कम युवा के प्रदेश के अपर महाधिवक्ता ये बने थे। ठीक है जी। उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी नामित किया गया था। तो यहाँ पे इनके संदर्भ में आप ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। जैसे कि आपने देखा माया गोविंद, अभी चर्चित व्यक्तित्व के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, जो 7 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध कवित्री, गीतकार और लेखिका माया गोविंद का निधन हो गया है ना।
ये कवित्री हैं, गीतकार हैं, लेखिका हैं, इनका निधन हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद उनका जन्म 1940 में लखनऊ में हुआ है। अब देखिए ये जो जितने भी चर्चित व्यक्तित्व हैं, यहाँ से प्रश्न किस रूप में होता है जरा वो समझें आप लोग। यहाँ पे प्रश्न क्या होगा कि माया गोविंद का संबंध किस क्षेत्र से है, या माया गोविंद किस राज्य में उनका जन्म हुआ, कुछ इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। अब उन्होंने सौतेला, रजिया सुल्तान, बाल ब्रह्मचारी, आर या पार, गर्व, लाल बादशाह, याराना जैसी कई 350 से भी अधिक फिल्मों में इन्होंने अपने गाने लिखे हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। माया गोविंदपुरी, इनका भी निधन हो गया है 7 अप्रैल 2022, यानी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो अगला पॉइंट है, उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ से विजय तेंदुलकर के नाटक के हिंदी रूपांतरण खामोश, अदालत जारी है में बेनारे भाई के रूप में यादगार अभिनय के लिए भी इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो जो सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं पेज वाइज आप उसमें जरूर उसको देखते चलें और उसको टिक करते चलें। क्लियर है? आइए अगला देखिए, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ये अगला व्यक्तित्व जो आपके सामने है। अप्रैल 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न इसी रूप में होगा कि रेत समाधि उपन्यास के रचयिता कौन है, तो गीतांजलि श्री चर्चा में है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टॉम्ब ऑफ सैंड, या तो ये प्रश्न दिया जा सकता है, या टॉम्ब ऑफ सैंड यानी देवनागरी लिपि में लिख के इसका अंग्रेजी अनुवाद, इसको बुकर पुरस्कार के लिए शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है, जो कि बहुत अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है ना। उसके बाद टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है गाइस, और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न टारगेटेड रहते हैं जो आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि श्री का नाम ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गीतांजलि श्री का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। एटा मैनपुरी नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो मैनपुरी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, हुआ था। अगला देखिए, बुद्धिसेन शर्मा। अगला नाम है आप लोगों के सामने बुद्धिसेन शर्मा। 15 मार्च 2022 को वरिष्ठ कवि बुद्धिसेन शर्मा का गौरीगंज अमेठी में निधन हो गया है ना, हाल ही में इनका निधन हुआ है। उसके बाद उनका जन्म 26 दिसंबर 1941 को कानपुर में हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने समाचार पत्र दैनिक प्रताप, भारत और मनोरमा पत्रिका में काम किया हुआ है। तो बुद्धिसेन शर्मा कहीं ना कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंध रख रहे हैं, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखें, देश के राष्ट्रपति से उन्हें साहित्य श्री की उपाधि भी मिली थी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि साहित्य श्री उपाधि से किसको नवाजा गया है, तो बुद्धिसेन शर्मा। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ष 2019 में गुफ्तगू द्वारा उन्हें अकबर इलाहाबादी सम्मान प्रदान किया गया था। अकबर इलाहाबादी सम्मान इनको प्रदान किया गया था, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। अगला नाम देखिए, बिरजू महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है ना। 16-17 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि में प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं बिरजू महाराज। इनका वास्तविक नाम ब्रजमोहन मिश्र है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। बिरजू महाराज जी का वास्तविक नाम क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रजमोहन मिश्र। इनका निधन हो गया। और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य में उत्तर प्रदेश का एकमात्र नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक, है ना। कथक शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। और प्रश्न एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का कथक है, जिसमें बिरजू महाराज जी कथक नृत्य से संबंध रखते हैं, जिनका वास्तविक नाम ब्रजमोहन मिश्र है। इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इनका जन्म 4 फरवरी 1937 को तत्कालीन
यानी जो वर्तमान में प्रयागराज जिले के एक तहसील के रूप में है, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था 1937 में। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब इसी में समझें कि वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज रहे हैं और वह लखनऊ कालका बिंदादीन कथक घराना से संबंध रखते हैं। ये कौन सा घराना है, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने 1964 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, वर्ष 1986 में पद्म विभूषण, वर्ष 1987 में कालीदास सम्मान और वर्ष 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ये सभी पुरस्कार। इससे संबंधित एक प्रश्न, एक पॉइंट आपको और बताते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया है। कौन से घराने से संबंध रखती है, मैं चाहूँगा एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, लता मंगेशकर जी के संदर्भ में, है ना। लता मंगेशकर, प्रश्न किस रूप में हो सकता है कि लता मंगेशकर जी का संबंध किस घराने से है, किस संगीत घराने से है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। संगीत घराने का नाम है भिंडी बाजार। ठीक है जी, संगीत घराने का नाम है भिंडी बाजार। ठीक है जी, संगीत घराने का नाम भिंडी बाजार है लता मंगेशकर जी का। ये एक प्रश्न के रूप में सामने आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए बिरजू महाराज जी के बारे में फिर बात करें। उन्होंने वर्ष 2012 में उन्नाई कानाथू, जिसको विश्व रूपम यानी फिल्म, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया वर्ष 2012 में। 2016 में उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल, इसकी कोरियोग्राफी के लिए भी इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिरजू महाराज जी की बात हो रही है, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 2016 में इनको बाजीराव मस्तानी, उसके बाद उन्नाई कानाथू 2012 में। अगला देखिए यश दयाल, अब नया नाम आपके सामने है यश दयाल। देखिए फरवरी 2022 में भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान अनेक भारतीय खिलाड़ियों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद प्रयागराज के यश दयाल को भारतीय एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया। ये कहाँ के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यशपाल का संबंध किससे है, तो पहला पॉइंट क्रिकेट क्लियर हो गया। और कहाँ से हैं, यशपाल दयाल जो हैं प्रयागराज के हैं। कहाँ के हैं, तो प्रयागराज के। तो उत्तर प्रदेश का ये प्रश्न आपके सामने है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ध्यान रखें इसको। उसके बाद 2022 IPL की नीलामी में उन्हें गुजरात टाइटंस टीम में खरीदा गया है। गुजरात टाइटन टीम में खरीदा गया है, गुजरात टाइटन टीम। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे IPL के संदर्भ में। ठीक है जी, अभी कौन सी टीम है जो IPL में शामिल हुई है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन सी टीम है उत्तर प्रदेश की, है ना। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आइए अगला देखिए, कंगना रनौत जी, ये भी चर्चा में है। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक जनपद एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कौन है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर, तो कंगना रनौत है जिनको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यह कार्यक्रम 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको, कंगना रनौत जी के संदर्भ में। अगला नाम है संजय श्रीनेत। 18 मई 2021 को भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं संजय श्रीनेत। इन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS जिसको आप लोग बोलते हैं, उनके अध्यक्ष कौन बनाए हैं, संजय श्रीनेत। ध्यान रखिएगा, उन्होंने इस पद पर डॉक्टर प्रभात कुमार का स्थान ग्रहण किया है। इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है, किसके स्थान पर आए हैं वो और वर्तमान में कौन है ये। ठीक है जी, उन्हें राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2010 में गणतंत्र दिवस पर प्रशस्ति पत्र, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं आप लोग, देकर सम्मानित किया था। क्लियर है यहाँ तक, संजय श्रीनेत, ये नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हमने चर्चित व्यक्तित्व के ऊपर बात करी। अब अगला डायमेंशन आप लोगों का है, अगला जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है चर्चित स्थल। ठीक है जी, चर्चित स्थल, भारत का पहला अमृत सरोवर, चर्चित स्थल के ऊपर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से, किस जिले से संबंध रखता है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब जरा समझिएगा
कि 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने, और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, इनके द्वारा किया गया है। अमृत सरोवर का कहाँ किया गया? रामपुर जिले में किया गया है, वहाँ की ग्राम पंचायत पटवई में किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? तो भारत का पहला अमृतसर सरोवर कहाँ पे ये इसको लॉन्च किया गया, कहाँ पे स्थापित किया जाए? तो रामपुर जिला आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद गंदगी से भरे इस तालाब को साफ कर उसका कायाकल्प किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन गया है। जाहिर सी बात है, साफ सफाई होगी तो जितने भी टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनसे कहना कि आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होंगी, वो कहना कि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगी, है ना। अगला देखिए, रामपुर जिले में 75 तालाबों का चयन, 75 तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। और देखिए ये 75 है, इसको आप लोग ध्यान रखें। अमृत सरोवर पहल जो है, इसके तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास कायाकल्प किया जा रहा है। यानी 75 तालाबों का चयन किया गया है जहाँ पे पर्यटन से संबंधित उसका विकास किया जा सके, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। ठीक है, अगला देखिए, प्रदेश के नए रामसर स्थल, प्रदेश के नए रामसर स्थल, ठीक है जी, रामसर स्थल। देखिए 2 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल होने वाला नवीनतम भारतीय स्थल बन गया है। देखिए रामसर ईरान में एक जगह पड़ती है, बच्चों ध्यान से समझेंगे, ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर, ठीक है जी, रामसर, रामसर। और रामसर जगह है, वहाँ पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और रामसर सम्मेलन में जिसका संबंध है आर्द्र भूमियों से, जिसमें झील, नम भूमि है ना, ये सब उसके अंतर्गत काउंट की जाती हैं। उसके चलते रामसर साइट का भी गठन कर दिया गया है, यानी जो भी इसके अंतर्गत शामिल होगा उसको रामसर साइट में, रामसर सूची में शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 2022 में शामिल कर लिया गया है। क्लियर है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में 29 जून 2021 को नामित, यानी आप कह सकते हैं डेजिग्नेट किया गया था। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। और यह उत्तर प्रदेश का, ध्यान से देखिए, यह उत्तर प्रदेश का 10वां तथा भारत का, यहाँ पे आप कह सकते हैं 61वां, मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ हिंदी की गिनती में, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, है ना, आप एक बार देख लीजिएगा। रामसर स्थल है, ठीक है, 10वां है भारत के संदर्भ में, इसको एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य 8 रामसर स्थल एवं उनके नामित होने का जो वर्ष है वो इस प्रकार है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न होगा गाइस, क्योंकि चर्चा में है रामसर स्थल, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल कर लिया गया है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा स्ट्रेच 2005, नवाबगंज पक्षी विहार 2019, पार्वती अरंगा पक्षी विहार 2019, समान पक्षी विहार 2019 और रामसपुर पक्षी विहार 2019 और सांडी पक्षी विहार, उसके बाद सरसई नवर झील और सूर सरोवर 2020। तो यानी ये जो 8 रामसर स्थल में शामिल हुए हैं ये उनका क्रम है। अभी हाल ही में जो शामिल होते हैं वहाँ से भी प्रश्न दिए जा सकते हैं और कई बार होता है कि मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाता है। ठीक है, आइए अगला देखिए मेरठ के संदर्भ में बात करें तो 28 दिसंबर 2021 को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मेरठ में उत्तर प्रदेश के पांचवें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग STPI केंद्र का उद्घाटन किया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, 5वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया स्थापित किया गया है ना। यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है ये 62वां केंद्र तथा Tier 2/3 शहरों में ये STPI का 54वां केंद्र यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने आता है। ठीक है, अगला देखिए, गोरखपुर में प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया गया। कहाँ किया गया? गोरखपुर प्राणी उद्यान।
अब 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप जान ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया है। पूरा नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर। सिंपल सा फैक्चुअल प्रश्न होगा, तो यहाँ पे आप लोग आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, कानपुर और लखनऊ के बाद यह राज्य में स्थापित तीसरा वृहद श्रेणी का चिड़ियाघर है। ध्यान रखेंगे, तो प्राणी उद्यान क्या है? चिड़ियाघर है, लार्ज जू है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कुल 9 चिड़ियाघर हैं, जिनमें 3 वृहद हैं, 5 लघु चिड़ियाघर हैं, मिनी जू हैं, और 1 बचाव केंद्र है, रेस्क्यू सेंटर शामिल इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मार्च 2022 में डॉक्टर प्रवीण कुमार को वर्ष 2021-22 के लिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से लखनऊ में सम्मानित किया गया है। कहाँ सम्मानित किया गया है? लखनऊ में। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है ही है, ये तो आप जानते हैं। कैसी राजधानी? प्रशासनिक राजधानी है, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यह पुरस्कार राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा दीर्घकालिक साहित्यिक सेवा यानी गद हेतु प्रदान किया जाता है। देखिए, एक शब्द आपके सामने आया, गद, है ना। गद क्या है कि जिसमें पैराग्राफ में चीज़ें लिखी होती हैं, ये पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। जैसे आप लोग देखते हैं अपठित गद्यांश, एक पैराग्राफ होता है, हिंदी विषय में पढ़ते हैं आप लोग, और एक होता है पद। पद में क्या होता है? 3-4 लाइनों में पद समाप्त हो जाता है। ये 3-4 लाइनों में समाप्त हो गया, इसको पद कहा जा रहा है। और गद और पद से बनी रचना को बोलते हैं चंपू। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, तो मैं चाहूंगा इसको यहीं पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गद और पद से बनी रचना, आप लिखिएगा इस तरीके से, गद और पद से बनी रचना क्या कहला रही है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है, चंपू। गद और पद से बनी रचना चंपू। क्लियर है जी? आइए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिल गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न रहेगा। देखिए, 4 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इस परिणाम में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है 4 फरवरी 2022। इसी वर्ष की बात है, तो आपको कंठस्थ रखना है, उत्तर प्रदेश ने जीता है ये पुरस्कार। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। थीम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, है ना। आपने सुना होगा कनाडा में एक मूर्ति चली गई थी, कनाडा से वापस आई, देवी अन्नपूर्णा जी की मूर्ति, उसको कहाँ स्थापित किया गया है? काशी विश्वनाथ धाम में। सुना होगा, आपके घर के आसपास से गुजरी होगी कुछ, अगर छात्र ऐसे देख रहे हैं तो। देखिए, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त पुरस्कार कौन कौन से हैं, जरा वो समझें। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में बात हो रही है। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने क्या किया? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि राजस्थान, तमिलनाडु और ये दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे ये। क्लियर है? यहाँ पे क्रम लगाने को पूछा जा सकता है कि जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है? प्रथम स्थान तो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। क्लियर है जी? आइए, उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में किसको मिला है? मुजफ्फरनगर। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा को उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का तीसरा पुरस्कार इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020।
1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2020 के लिए प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं, जरा ये समझिए, इनके नाम देखे रहें, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो कौन सा है? भारत भारती सम्मान, 8 लाख रुपए इसका प्राइस। और पांडे जी, इनको आप कह सकते हैं सब पांडे शशि भूषण सितांशु, अमृतसर से हैं। वर्ष 2019 हेतु इनको ये पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला इनको दिया गया था। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपए इसका पुरस्कृत राशि। और भगवान सिंह ये गाजियाबाद से हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान पुरस्कार जिसमें आपने देखा भारत भारती, ये नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब कुछ विविध वाला मामला, मिसलेनियस वाला मामला हम लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट को समझेंगे, है ना। और इसके बाद की जो कक्षा होगी वहाँ पे मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगा कि कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक हम लोग सेशन को समझने वाले हैं। क्लियर है? आइए देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, ये पॉइंट है आपके सामने जो हम लोग अभी विश्लेषण करेंगे। जरा देखिए, 5 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार जो है राज्य में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष लिंग अनुपात में प्रभावी वृद्धि हुई है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वृद्धि हुई है। समझ पा रहे हैं? प्रश्न का लेवल क्या हो सकता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट 5 के अनुसार लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है, कमी हुई है या समानांतर है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो वृद्धि, प्रभावी वृद्धि देखने को मिल रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। अगला देखिए, वर्ष 2015-16 में लिंग अनुपात क्या था? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 995। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2019-21 के सर्वेक्षण से बढ़कर 1017 हो गई। यानी आप यहाँ पे समझे लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि 1000 अगर पुरुष हैं तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, ये है आपका लिंग अनुपात। ठीक है जी, ये है आपका लिंग अनुपात। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखेंगे। विगत 5 वर्षों में बच्चों के जन्म पर लिंग अनुपात जो है 2015-16 के 903 से बढ़कर 2019-21 में 941 ये हो गया है। यहाँ पे आंकड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ लखनऊ में सामने आया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब जरा समझें इसमें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया है। ग्रीन बूथ, पर्यावरण से संबंधित लोगों को जागरूक किया जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। कहाँ बनाया गया है? एपी सेन पीजी कॉलेज। ठीक है, इस बूथ की विशेषता क्या है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये इसकी विशेषता थी, क्योंकि इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखें यहाँ पे, भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने क्या किया? डासना, गाजियाबाद में पड़ता है डासना, यहाँ पे 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। कहाँ किया गया है? गाजियाबाद। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्या किया गया? पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तर प्रदेश में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गाजियाबाद। ठीक है जी, आप देखेंगे गाजियाबाद में ही एक नहर है, हिंडन नहर, और वहाँ पे एक सड़क बनाई गई है, कुछ इस तरीके से एक सड़क बनाई गई है। मैं आपको बता दूँ उस सड़क के बारे में, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और उस सड़क को बोलते हैं एलिवेटेड रोड। क्या बोलते हैं? एलिवेटेड रोड। कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिए। एलिवेटेड का मतलब होता है कि पूरी सड़क पुल के ऊपर बना दी गई है। और भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है कहाँ पे? गाजियाबाद में। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इसको। कुछ बना पाया हूँ मैं? तो यहाँ पे ये हिंडन नहर बह रही है, ये हिंडन नहर नीचे है, ये पानी नीचे है, ठीक है, और ऊपर इस तरीके से पुल के रूप में सड़क बना दी गई है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए, ITS एक अत्याधुनिक तकनीक है जो यातायात की समस्याओं को कम करके यातायात के बारे में पूर्व सूचना के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा सहूलियत में भी वृद्धि करके यातायात दक्षता को हासिल करेगा।
ठीक है जी, एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं लाभप्रिय रहेगी, लाभप्रद रहेगी, आप ध्यान रखें यहाँ पे। अगला देखिए, नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है जी। और नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है? अधिकांश छात्र मैं देखता हूँ गाजियाबाद बोलते हैं, नहीं, ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो अगर आप उनमें से हैं तो गलत नहीं कीजिएगा, ध्यान रखें, ठीक है। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाई सबसे बड़ा हेलीपोर्ट यहाँ बनाया जाएगा। और इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर नोएडा के सेक्टर 15A में बनाया जाएगा, ठीक है। हालांकि एड्रेस याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोकेशन जरूर याद रखेंगे, बनेगा कहाँ? नोएडा में। क्लियर है? आइए, और ध्यान देने वाली बात यह है कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहाँ टेक ऑफ और लैंड कर सकेगा। आप देखिए, ये आपके सामने एक नया प्रश्न बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है MI-172, नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लैंड कर पाएगा, टेक ऑफ कर पाएगा, ठीक है। अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उस रिपोर्ट को हम लोग समझें और यहाँ से प्रश्न देखने को बन सकते हैं, ठीक है। 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया है और इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात हो रही है, 2021 की जो रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लखनऊ जो कि 12वें स्थान पर है और गाजियाबाद 18वें स्थान पर है। यह आंकड़ा ध्यान रखेंगे, लखनऊ 12वें पे और गाजियाबाद 18वें स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जो रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश के 2 यहाँ पे शहरों को शामिल किया गया है। वहीं पे बात करें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में कानपुर को 21वां स्थान मिला है, आगरा को 24वां स्थान दिया गया है, प्रयागराज को 26वां, मेरठ का 27वां स्थान है। लेकिन जो 2 शहर अभी आपने देखे उनका नाम नहीं भूलना है। वाराणसी का 30वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के शहरों की अगर बात करें तो नोएडा जो कि 4थे स्थान पर है, झांसी जो कि 18वें स्थान पर है, अलीगढ़ जो कि 34वें स्थान पर है और फिरोजाबाद जो कि 60वें स्थान पर शामिल किया गया है। क्लियर है यहाँ तक, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित किया गया। आप देख रहे हैं गाइस कि उत्तर प्रदेश में चाहे स्टेशन है ना, कोई भी स्मारक है, कोई भी जगह है और कोई भी जिला शहर है, उनके नाम में परिवर्तन हो रहा है। और जब नाम में परिवर्तन हो रहा है तो एग्जाम में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा, वहां से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो देखिए, 2 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है। यानी फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? आइए, और ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का और जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दे दी है। तो यानी अब आप समझें कि फैजाबाद जिला जो है उसका नाम भी बदलकर अयोध्या करने की बात सामने आ रही है, ठीक है। उसके बाद लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हेतु आयोग, आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा में मामला था, है ना? तो वो क्या है, आइए इसको समझते हैं। लखीमपुर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, लखीमपुर खीरी, ठीक है। आइए, 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हैं न्यायाधीश न्यायमूर्ति, नाम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रश्न क्या हो सकता है, लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हेतु जो आयोग बना है उसके अध्यक्ष
प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर है। उसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई इस हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी गाइस। तब से इसकी जांच वाला मामला आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो गाइज आज के सेशन में इतना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए टॉपिक के साथ बात कर रहे होंगे और मैं आप लोगों को विषय के बारे में भी बताऊंगा, पेज नंबर भी बताऊंगा कि कौन से पेज से लेकर हम लोग कितने पेज कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।